शिक्षा वत्सल और आज हम आपको भौतिक विज्ञान का टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन में नया टॉपिक समझाएंगे जिसका नाम है गोलीय दर्पण। स्टूडेंट, आप सबको समतल दर्पण के बारे में जानकारी है। आज हम आपको गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी देंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि एक खोखला गोला जब हम लेते हैं, खोखला गोला मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, उस खोखले गोले पे कुछ पार्ट को हम कट कर देते हैं, काट लेते हैं। जैसे इतने पार्ट को हमने काट लिया और अब इसके दो तल हैं, एक ये वाला तल है और एक ये वाला तल है, एक उभरा तल है और एक अंदर धंसा हुआ तल है। तो किसी भी तल पर पॉलिश कर देते हैं, या तो उभरे तल पर पॉलिश कर देते हैं या धंसे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं, तो उसका जो अपोजिट वाला तल होता है उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। मान लीजिए उभरे तल पर हमने पॉलिश करी तो प्रकाश का परावर्तन ये वाले तल धंसे तल के थ्रू होगा, और अगर हमने धंसे तल पर पॉलिश करी तो प्रकाश का परावर्तन उभरे तल के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। मतलब गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का पार्ट होता है जो मतलब जिसको खोखले गोले को हम कुछ पार्ट को कट करके ही उस पे एक तल पर पॉलिश करके गोलीय दर्पण बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपने स्पून सबके घरों में होती है, स्पून के भी आपने देखा होगा कि दो तल होते हैं, एक अंदर धंसा हुआ तल होता है और एक उभरा हुआ तल होता है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि किस तरह से स्पून जो होती है वो दर्पण की तरह काम करती है। इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब देखिए, अगर हम क्या करेंगे, ये हमारा एक दर्पण है, इसके अगर हम उभरे हुए पार्ट पे पॉलिश कर दें, उभरे हुए पार्ट पे पॉलिश कर दें तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो अंदर वाले पार्ट के थ्रू होगा, अंदर वाले पार्ट के थ्रू। ठीक है, यानी धंसे तल के थ्रू होगा। जब हम दर्पण के उभरे तल पर पॉलिश कर देते हैं और प्रकाश का परावर्तन अंदर के तल के थ्रू होता है तो जो हमारा दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए चम्मच के एग्जाम्पल के थ्रू, चम्मच में क्या होता है, अंदर वाला जो तल होता है वो क्या होगा, धंसा हुआ होता है, तो वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण की तरह काम करता है। वो उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में इसका उल्टा हो जाता है। उत्तल दर्पण में हम अंदर वाले तल पर पॉलिश करते हैं और जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो उभरे तल के थ्रू होता है, इसके थ्रू होता है, बाहर के तल के थ्रू। ठीक है, अंदर वाले तल पर पॉलिश कर देते हैं और जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो बाहर वाले तल के थ्रू होता है, तो ये कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसी तरह से चम्मच का जो बाहर वाला तल है वो किस दर्पण की तरह काम करेगा, उत्तल दर्पण की तरह। अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ परिभाषाएं होती हैं, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो होता है ध्रुव। सबसे पहला जो होता है आपको पता होना चाहिए कि ध्रुव क्या होता है। ठीक है, ध्रुव को हम कहते हैं इंग्लिश में पोल, इसीलिए हम इसे पी से शो करते हैं। तो अभी हमने बताया कि ये जैसे एक दर्पण है, तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, एकदम सेंटर वाला बिंदु, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव। जो भी दर्पण है, चाहे वो अवतल दर्पण है चाहे वो उत्तल दर्पण है, उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अब बच्चों, हमें ये पता है कि जो दर्पण होता है वो क्या होता है, दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का पार्ट होता है और गोले में एक कहीं ना कहीं एक केंद्र होता है, गोले का कहीं ना कहीं एक केंद्र होता है। ये गोला है, इसका केंद्र माना ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको कट करते हैं तो इसके लिए भी एक केंद्र यही हो जाएगा, है ना। तो
वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब आप अगर परिभाषा बताएंगे वक्रता केंद्र की तो कैसे बताएंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र के बाद अब हमारा आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, देखिए ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा वो है दर्पण हमारा, और यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है जिसे हम सी से शो करते हैं, क्योंकि इसे हम इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, तो यहाँ पे सी लिख दिया। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जो ये वक्रता केंद्र है और इसको ध्रुव से मिलाने वाली जो ये लाइन होती है इसे हम कहते हैं, मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चौथा है हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और जो ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन होती है। अभी आप कहेंगे कि ये तो वक्रता त्रिज्या होती है, तो ये जो लाइन होती है थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष ये होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, मतलब इतनी दूरी को, सिर्फ इतनी दूरी। और मुख्य अक्ष जो होता है वो लंबा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है मुख्य अक्ष। इसके बाद है हमारा फोकस। फोकस क्या होता है कि जब कोई दर्पण, ये जैसे दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, तो जब इसके तल पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो टकराने के बाद परावर्तित हो जाएंगी और परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, मान लीजिए इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उसका फोकस कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु पर मिल रही हैं हम यहाँ पे, तो ये जो बिंदु होता है इसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। मीन्स मुख्य फोकस का हम क्या परिभाषा देंगे कि परावर्तन के बाद गोलीय दर्पण पर टकराने वाली जो भी किरणें होती हैं वो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका फोकस कहते हैं। अब हमने मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है क्यों कहा, मिलती है किसमें मिलती है, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वाकई में जो किरणें होती हैं वो परावर्तन के बाद मिलती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में जो किरणें होती हैं वो परावर्तन के बाद सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वाकई में वो मिलती नहीं है। ये अभी हम आपको जब इमेज फॉर्मेशन बताएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कैसे बनता है तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो थी वो आपकी डेफिनेशन थी, मेन डेफिनेशन जो थी, ध्रुव जो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले का पार्ट होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस क्या होता है कि जब किरणें जो होती हैं परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं या मतलब उस बिंदु पर वाकई में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं कि जो जैसे हमने दो चीजें पढ़ी, एक वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम R से शो करते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम क्या से शो करते हैं, R से, और
जो हमारा फोकस है उसे हम किससे शुरू करते हैं, एफ से। ठीक है, तो किसी भी दर्पण के लिए, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का हमेशा हाफ होता है। यानी कि अगर हम फोकस और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन निकालें तो क्या हो जाता है, फोकस इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या अपॉन में 2। इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का हाफ होता है। इसी से अगर हम ये रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि R इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस की दुगनी होती है। अगर आपको फोकस दे दिया जाए कि किसी दर्पण में जो फोकस है वो इतना है, 3 मीटर की डिस्टेंस पे है बोल से, ध्रुव से, तो उसकी वक्रता त्रिज्या निकालिए तो आप उसका डबल कर देंगे, यानी 3 टू द 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर वक्रता त्रिज्या दे रखी है और हमें फोकस निकालना है तो वक्रता त्रिज्या को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। ये तो था वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध। अब हम आपको बताते हैं कि जब किसी दर्पण से प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब बनता है, तो उस प्रतिबिंब के बनने के लिए कुछ नियम होते हैं, वो नियम हम आपको बताते हैं। नियम नंबर 1 क्या है कि मान लीजिए ये हमारा एक दर्पण है, ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है। अब हमने क्या किया, ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, ये ध्रुव है, ये हमारा फोकस है। तो देखिए रूल बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इमेज के फॉर्मेशन के लिए रूल आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जब कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद वो हमेशा फोकस से होकर जाती है। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के बाद वो हमेशा क्या हो जाती है, फोकस से होकर आती है। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 यानी कि दूसरा नियम क्या है कि दूसरा नियम है, जब कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से जाती है तो वो सीधी निकल जाती है, वो वापस नहीं आती है। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो वहीं से ही सीधी निकल जाती है, वो वापस नहीं आती है। ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है कि जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है, जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कोई किरण फोकस से होकर गई तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, 4th रूल क्या है कि अगर कोई किरण डायरेक्ट ध्रुव पर गिरती है, अब ये जो किरण है ध्रुव से जितने डिग्री का एंगल बनाते हुए गिरेगी, हमने बताया था कि अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये जो किरण है ध्रुव से जितने डिग्री का भी कोण बना के गिरेगी उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी, यानी I इक्वल टू R हो जाता है। ठीक है, तो हमने जो इमेज फॉर्मेशन है उसके 4 रूल बनाए हैं। सबसे पहला रूल क्या था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो क्या परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरा क्या बताया था कि जब कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि ध्रुव वक्रता केंद्र से जाती है तो वो सीधी निकल जाती है। तीसरा क्या बताया कि अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है, ये फोकस से होकर गई तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चौथा रूल क्या है, जब कोई किरण
इस ध्रुव पर सीधे गिरती है, तो जितने डिग्री का कोण बनाते हुए ये इस पर गिरती है यानी कि आपतित किरण, तो परावर्तन के बाद वो उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ये 4 जो रूल्स हैं आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए याद रखने हैं। तो आज हमने आपको जितना भी गोलीय दर्पण के बारे में बताया है, प्लीज़ आप ये पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।